हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम 10 चैप्टर कवर कर चुके हैं और फिलहाल हम 11 चैप्टर पर हैं। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन हम उसमें 1 से लेके 160 तक कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 161 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 161, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। तो चलिए बात करते हैं धारा क्या कहती है कि जब किसी मामले की पूरी जांच अभी चल रही हो लेकिन खतरा इतना बड़ा हो कि फैसला आने का इंतजार नहीं किया जा सकता है, तब मजिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सकता। ठीक है, क्लोज 1, यदि धारा 152 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आस्त्र खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध व्यादेश दिया गया है ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित है। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जनता को कोई तुरंत खतरा है या भारी नुकसान हो सकता है, तो वह अंतिम फैसले आने से पहले ही उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ शिकायत हो आदेश देगा कि वह तुरंत उस खतरे को दूर करे। इसे अंतरिम राहत या टेम्परेरी ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि ऐसे भी आदेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिकरण किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट सभी ऐसे साधनों का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। क्लोज 2 कहता है कि अगर वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के इस तुरंत आदेश को नहीं मानता या लापरवाही करता है, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वह खुद सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके या पुलिस के जरिए उस खतरे को हटा दे। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। इसका क्लोज 3 कहते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने नेक नियत सद्भाव पूर्वक से जनता की भलाई के लिए यह कदम उठाया है, तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस वाद नहीं चलाया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 162 के बारे में। मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसी चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निम्नलिखित सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 में या किसी अन्य विशेष स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न उसे चालू रखे। सेक्शन 162 कहता है कि कोई ऐसा काम जिसे आम जनता को परेशानी, खतरा या असुविधा हो, जैसे तेज लाउड स्पीकर बजाना, रास्ते में गंदगी फैलाना या रास्ता रोकना, तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, ये अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह भारतीय न्याय संहिता या किसी भी लोकल कानून के तहत आने वाले पब्लिक न्यूसेंस को दोबारा न दोहराए और न ही उसे जारी रखे। अब बात करते हैं सेक्शन 163 के बारे में। न्यूसेंस का आंशिक खतरे के अति आवश्यक मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। क्लोज 1, उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निम्नलिखित विशेषतः सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उपबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंध के अधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधि पूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे का या
परेशानी सुदृढ़ होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जाए। 163 कहता है कि अगर डीएम, एसडीएम या किसी प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को लगता है कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, तो वह एक लिखित आदेश जारी करेगा। इस आदेश के जरिए वह किसी व्यक्ति को कोई खास काम करने से रोक सकता है या उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई निर्देश दे सकता है, ताकि किसी कानूनी काम में बाधा न आए, किसी को नुकसान न हो और मानव जीवन या सुरक्षित रहे, दंगा या बलवा रोका जा सके। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्देशित है सूचना की तामील समय समय में करने की गुंजाइश न हो, एक पक्षीय रूप में पारित किया जा सकता है। सेक्शन 163 का क्लोज 2 कहता है कि अगर आपातकाल है और दूसरे पक्ष को नोटिस भेजने का समय नहीं है, तो मजिस्ट्रेट दूसरी पार्टी को बिना सुने भी तुरंत आदेश पास कर सकता है। अब क्लोज 3 की बात करते हैं। इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को जब वह किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाए निर्देशित किया जा सकता है। सेक्शन 163 का क्लोज 3 कहता है कि यह आदेश किसी एक खास व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है, किसी इलाके के रहने वालों पर भी या उस इलाके में आने जाने वाले आम जनता पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 मास से आगे प्रवर्त न रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन समाज में खतरे का निवारण करने के लिए बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में ये निर्दिष्ट करे प्रवर्त रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 मास से अधिक की न होगी जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता। सेक्शन 163 का क्लोज 4 कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया यह आदेश अधिकतम 2 महीने तक ही लागू रह सकता है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, तो वह नोटिफिकेशन जारी करके इसे बढ़ा सकती है, लेकिन बढ़ी हुई अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी, यानी कुल मिलाकर 8 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। क्लोज 5 की बात करते हैं। कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यवस्थित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। क्लोज 6 राज्य सरकार धारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यवस्थित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। क्लोज 5 और क्लोज 6 कहता है कि आदेश मजिस्ट्रेट खुद या पीड़ित व्यक्ति के कहने पर अपने आदेश को बदल या रद्द कर सकता है। इसी तरह राज्य सरकार भी बढ़ाए गए आदेश को बदल या रद्द कर सकती है। अब क्लोज 7 की बात करते हैं। जहां उपधारा 5 उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है, वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को या तो सवे या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी, और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या असंत नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी। क्लोज 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश के खिलाफ अर्जी देता है, तो मजिस्ट्रेट या सरकार उसे उस वकील के जरिए अपनी बात रखने का मौका देगी। अगर अर्जी खारिज की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को लिखित में कारण बताना होगा। अब बात करते हैं अचल संपत्ति के बारे में विवाद। सेक्शन 164 जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिसंपत्ति भंग होना संभाव्य है, वहां परिक्रिया। क्लोज 1 जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य सूचना द्वारा समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है जिससे परिसंपत्ति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों
का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर सवे या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में उपस्थित हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करे। सेक्शन 164 कहता है कि जब दो पक्षों में जमीन, मकान या पानी को लेकर लड़ाई होती है और खून खराबा होने का डर होता है, तब मजिस्ट्रेट दखल देता है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाले कि मजिस्ट्रेट यह तय नहीं करता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, वह सिविल कोर्ट का काम होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट बस यह देखता है कि हाल फिलहाल में कब्जा किसका है। इसका क्लोज 1 कहता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट या किसी और तरीके से कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे एसडीएम को पता चले कि किसी जमीन या पानी के विवाद के कारण दंगा या शांति भंग हो सकती है, तो वह दोनों पक्षों को लिखित आदेश भेजकर कोर्ट बुलाएगा और कहेगा कि अपने अपने कब्जे के सबूत लिखित में जमा करो। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत भवन, बाजार, क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति का किराया लाभ भी है। क्लोज 2 कहता है कि सिर्फ खाली जमीन नहीं बल्कि मकान, बाजार, मछली पकड़ने की जगह, मीन क्षेत्र, मछली पकड़ने की जगह क्या कहते हैं, मीन क्षेत्र, खड़ी फसलें और उस जमीन से मिलने वाला किराया, मुनाफा भी शामिल होता है। अब क्लोज 3 के बारे में बात करें। इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबंधित लिपि से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्देशित करे और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाए। इसका क्लोज 3 कहता है कि नोटिस की एक कॉपी सीधे संबंधित लोगों को भेजी जाएगी और कम से कम एक कॉपी उस विवादित जमीन पर या उसके पास किसी ऐसी जगह चिपका दी जाएगी जहां सबको दिख सके। ठीक है, अब क्लोज 4 की बात करते हैं। मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाए। ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो यह निश्चय करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख से जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई ठीक पूर्व 2 मास के भीतर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार कब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। क्लोज 4 कहता है कि मजिस्ट्रेट की जांच और 2 महीने का नियम। मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों की बात सुनेगा, सबूत और गवाह देखेगा, वह तय करेगा कि आदेश देने की तारीख पर वास्तव में किसका कब्जा था। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस रिपोर्ट की तारीख के 2 महीने के भीतर धोखे या लाठी के बल पर जमीन से बेदखल कर दिया गया था तो मजिस्ट्रेट यह मान लेगा कि कब्जा उसी व्यक्ति का था जिसे निकाला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में। इस धारा की कोई बात उपस्थित होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्रवाइयों को रोक दी जाएगी, किंतु उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। क्लोज 5 कहता है कि अगर कोई पक्ष अगर यह साबित कर दे कि अब उनके बीच कोई विवाद नहीं है और शांति व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है तो मजिस्ट्रेट कार्रवाई को तुरंत रद्द कर देगा। अब क्लोज 6 की बात करते हैं।
यदि मजिस्ट्रेट यह निश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का विवाद का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उप धारा 4 के प्रवर्तक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, तो यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के समय अनुक्रम में बेदखल न कर दिया जाए। और यह निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली न की जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा। और जब वह उप धारा 4 के प्रंतुक के अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को लात और सदोष बेकब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है। क्लॉज 6 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट तय कर लेता है कि कब्जा मतलब पार्टी ए का था, तो वह लिखित आदेश जारी करेगा कि जब तक सिविल कोर्ट कानूनी रूप से पार्टी ए को न हटा दे तब तक कोई उसके कब्जे में दखल नहीं देगा। अगर किसी को जबरन निकाला गया था तो मजिस्ट्रेट को कब्जा वापस भी दिला सकता है। अब क्लॉज 7 की बात करते हैं। जब किसी ऐसे कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्रवाई का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा। और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए विधि प्रतिनिधि कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्ति को उस कार्रवाई का पक्षकार बना दिया जाएगा। क्लॉज 7 कहता है कि अगर केस के दौरान किसी पक्षकार की मौत हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस को केस में शामिल करके जांच रखी जाएगी। क्लॉज 8 के बारे में बात करते हैं। यदि मजिस्ट्रेट कह रहा है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समय लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा विक्रय के आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमनों के विवरण के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे। क्लॉज 8 कहता है कि अगर विवादित जमीन पर कोई ऐसी फसल या सामान है जो जल्दी खराब हो सकता है, जैसे सब्जियां या फल, तो मजिस्ट्रेट उसे बेचने या सुरक्षित रखने का आदेश दे सकता है और बिके हुए पैसे को कोर्ट में रखवा सकता है। अब बात करते हैं क्लॉज 9 के बारे में। यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्रवाई के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम, समन या निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह उपस्थित हो और या कोई दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करे। क्लॉज 9 कहता है कि मजिस्ट्रेट किसी भी गवाह को समन भेजकर कोर्ट में बुला सकता है या दस्तावेज पेश करने को कह सकता है। क्लॉज 10 की बात करते हैं। इस धारा की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का एकीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्लॉज 10 कहता है कि यह धारा मजिस्ट्रेट की अन्य शक्तियों जैसे धारा 126 के तहत पाबंद करने की शक्ति को कम नहीं करती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 165 के बारे में। विवाद की विषय वस्तु पूर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। क्लॉज 1, यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिजनक समझता है या यदि वह निश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए पूर्ण कर सकता है जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता। परंतु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई असंभाव्यता नहीं रही है, तो वह किसी समय भी पूर्ति वापस ले सकता है। सेक्शन 165 कहता है कि जब मामला इतना उलझ जाए या गंभीर हो जाए कि मजिस्ट्रेट खुद फैसला न कर पाए तब क्लॉज 1 कहता है कि मजिस्ट्रेट जमीन को सरकारी कब्जे खुद में ले सकता है। मामला बहुत ज्यादा इमरजेंसी का हो तो मजिस्ट्रेट यह तय ही नहीं कर पा रहा हो कि घटना के समय असल में कब्जा किसका था। यह कुर्की तब तक रहेगी जब तक कोई सक्षम न्यायालय यह न कर दे कि इस जमीन का असली हकदार कौन है। अगर बाद में शांति का खतरा खत्म हो जाए तो मजिस्ट्रेट कुर्की हटा भी सकता है।
अब बात करते हैं क्लोज टू के बारे में। जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को खुद करता है, तब ऐसी विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह उसके लिए ऐसी व्यवस्था करता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, या यदि वह ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब सत्या प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर की होती है। परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट पॉइंट है अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे दे, और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को उन्मोचित कर देगा। पॉइंट बी, ऐसे अन्य अनुशासनिक या परिणामिक आदेश कर सकेगा जो न्याय संगत है। सेक्शन 165 का क्लॉज 2 कहता है कि संपत्ति की देखभाल के लिए मजिस्ट्रेट एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है। उस रिसीवर के पास वे सभी कानूनी शक्तियां होंगी जो सिविल कोर्ट के रिसीवर के पास होती है। अगर सिविल कोर्ट रिसीवर नियुक्त कर दे तो बाद में किसी सिविल कोर्ट ने उस जमीन के लिए अपना रिसीवर नियुक्त कर दिया, तो मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त रिसीवर सारा कब्जा सिविल कोर्ट के रिसीवर को सौंप देगा और मजिस्ट्रेट अपने रिसीवर को छुट्टी उन्मोचित कर देगा। मतलब रिसीवर कौन होता है? एक तरह का सरकारी मैनेजर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 66 के बारे में। भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। क्लोज 1, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य सूचना पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सूखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद वर्तमान जिससे परिणामी होनी संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश ले सकता है कि वे निर्दिष्ट तारीख और समय पर सवे या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और अपने अपने दावों का लिखित कथन प्रस्तुत करें। सेक्शन 166 का क्लोज 1 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या किसी और तरीके से पता चले कि उसकी सीमा के अंदर किसी रास्ते, नाली या पानी के इस्तेमाल को लेकर दो पक्षों में ऐसा झगड़ा है जिससे शांति भंग दंगा हो सकती है, तो वह दोनों पक्षों को लिखित आदेश देकर कोर्ट बुलाएगा और अपने अपने दावे पेश करने को कहेगा। अब बात स्पष्टीकरण की कर लेते हैं। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो धारा 164 की उपधारा 2 में दिया गया है। स्पष्टीकरण कहता है कि यहाँ भी भूमि या जल का मतलब वही है, भवन, बाजार, मछली पकड़ने की जगह, फसल आदि। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। यदि मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाए, ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अधिक साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जो वह आवश्यक समझे, और यदि संभाव्य हो तो यह निश्चय करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है, और ऐसी जांच के मामलों में धारा 164 के उपबंध जहां तक हो सके लागू होंगे। क्लोज में कहता है कि मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों की बात सुनेगा, उनके सबूत और गवाह देखेगा और यह तय करने की कोशिश करेगा कि क्या कोई वाकई ऐसा अधिकार है जैसे रास्ता या पानी का अधिकार मौजूद है या नहीं। ठीक है, अब क्लोज 3 की बात करते हैं। यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान है, तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधक को हटाने का भी आदेश दे सकता है। परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य सूचना जिसके परिणाम स्वरूप जांच संस्थित की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के भीतर नहीं किया गया है, या जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मामलों में, विशिष्ट मौसमों में या विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। क्लोज 3 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वह अधिकार सही है, तो वह आदेश देगा कि कोई भी व्यक्ति इस
अधिकार के इस्तेमाल में रुकावट न डालें। अगर रास्ते में किसी ने दीवार या तार लगा दिए है तो मजिस्ट्रेट उसे हटाने का आदेश भी दे सकता है। अब बात करते हैं क्लॉज 4 के बारे में। जब धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के प्रयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। और जब उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 164 के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई। क्लोज 4 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने धारा 164 शुरू किया था, केस शुरू किया था, लेकिन बाद में पता चला कि मामला तो रास्ते या पानी के उपयोग धारा 166 का है तो वह कारण लिखकर केस को धारा 66 के तहत चला सकता है। ठीक है, अगर धारा 166 का केस था और लगा कि मामला तो पूरे कब्जे धारा 164 का है तो उसे धारा 164 में बदल सकता है। मतलब अगर धारा 166 का केस था और लगा कि मामला तो पूरे कब्जे का है तो वह उसे धारा 164 में बदल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 167 के बारे में, स्थानीय जांच। क्लोज 1, जब कभी धारा 164, धारा 165, धारा 166 के प्रयोजन के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या खंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो और घोषित कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक निर्देश या उसका कोई भाग जिसके द्वारा दिया जाएगा। सेक्शन 167 का क्लोज 1 कहता है अगर धारा 164, धारा 165, धारा 166 के तहत डीएम या एसडीएम को लगता है कि जमीन पर जाकर असलियत देखना जरूरी है तो वह अपने नीचे काम करने वाले किसी छोटे मजिस्ट्रेट को लोकल इंक्वायरी के लिए भेज सकता है। वह उसे लिखित निर्देश भी देगा और यह भी तय करेगा कि इस जांच का खर्चा कौन दे। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है कि जांच करने गए अधिकारी की जो लिखित रिपोर्ट होगी उसे कोर्ट में पक्के सबूत के तौर पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लोज 3 की बात करते हैं। जब धारा 164, धारा 165, धारा 166 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्च किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्च किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे या भाग या अनुपात में और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और अधिवक्ताओं की फीस के मालूम भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे। क्लोज 3 कहता है कि कोर्ट का चक्कर लगाने में, गवाहों को बुलाने, वकील की फीस आदि में जो खर्चा होता है कि इसका फैसला सुनाते समय मजिस्ट्रेट यह तय कर सकता है कि वह खर्चा कौन देगा। हारने वाली पार्टी देगी, दोनों मिलकर आधी आधी देंगी या किसी खास अनुपात में देगी। 11 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले 12 चैप्टर। ठीक है, पुलिस का निवारक कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 168, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। पहले हम बात करते हैं चैप्टर किस बारे में बात करता है। इस अध्याय में पुलिस की वह ताकतें जिनका इस्तेमाल पुलिस अपराध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए करती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 168 के बारे में। पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। सेक्शन 168 कहता है कि वे गंभीर अपराध होते हैं जिन्हें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जैसे चोरी, हत्या, दंगा। हर पुलिस अधिकारी का यह फर्ज है कि वह किसी भी गंभीर अपराध को रोकने के लिए बीच में दखल हस्तक्षेप दे सकता है और अपनी पूरी ताकत से उस अपराध को होने से रोकेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 169 के बारे में। संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की सूचना। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की सूचना प्राप्त होती है, ऐसी सूचना की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी ऐसे अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य है किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है।
सेक्शन 169 कहता है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि कोई व्यक्ति या गैंग किसी गंभीर संज्ञेय अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है तो वह तुरंत इसकी जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर को देगा और उन अधिकारियों को भी बताएगा जिनका काम ऐसे अपराधों को रोकना है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 170 के बारे में। संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। क्लोज 1, कोई पुलिस अधिकारी जिसे कोई संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा। सेक्शन 170 का क्लोज 1 कहता है कि अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध करने की साजिश रच रहा है तो पुलिस को लगता है कि बिना गिरफ्तार किए इस अपराध को रोका ही नहीं जा सकता है, तो पुलिस उस व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। अब क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं। उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में इस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय पर किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। क्लोज 2 कहता है कि इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती। अगर 24 घंटे से ज्यादा रोकना है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके इस संहिता BNSS की किसी अन्य कानून के तहत आगे की रिमांड या अनुमति लेनी होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।